करगिल युद्ध में भारत को मिली जीत को 22 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी खुशी में देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। ये दिन हर भारतीय के लिए बेहद अहम है, जो पाकिस्तान के धोखे, भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथा और बलिदान का प्रतीक है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए करारी शिकस्त दी थी और कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया था। जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ने में जुटे भारतीय जाबाजों के सामने भारी मुश्किलें थीं। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर चौकी बनाकर बैठे थे, लेकिन भारतीय जवानों ने हार नहीं मानी। हमारे जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और जांबाजी से युद्ध लड़ते हुए दुश्मन को खदेड़ दिया। कारगिल की बर्फीली ऊंची पहाड़ियों पर करीब 60 दिन तक चले युद्ध में भारतीय सेना के जज्बे के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने आखिरकार घुटने टेक ही दिए। दरअसल कारगिल में घुसपैठ की साजिश पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने रची थी। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद घुसपैठ की जानकारी मिलने पर भारतीय सेना ने 3 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। इसके बाद 11 मई से इस युद्ध में भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गई थी। वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज, मिग-21, मिग-27 और हेलीकॉप्टर ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की कमर तोड़कर रख दी थी। हमारे रणबांकुरों ने 1948, 1965 और 1971 के युद्ध के बाद कारगिल में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाकर अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। पूरा देश इसे विजय दिवस के रूप में याद करता है, लेकिन इस युद्ध में शहादत देने वाले कई जांबाजों के परिवारों के लिए की गई घोषणाएं आज 22 साल बाद भी अधूरी हैं। शासन प्रशासन की ये ऐसी लापरवाही है जिसे याद कर शहीदों के परिजन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास दिन की, जिसको देख करके हम उस शहादत को नमन करते हैं। और आज विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं। 26 जुलाई को 1999 को एक विजय दिवस के रूप में कारगिल विजय, करीब 2 महीने तक ये युद्ध चला और फतह पाई भारत ने। काफी कुछ खोया, लेकिन बहुत बड़ी एक शहादत से हमने एक विषम परिस्थितियों का युद्ध भी जीता। उससे कई लेसन्स भी लिए भारतीय सेना ने, भारत की राजनीति ने। चलिए उसी की पड़ताल करके हम चाहेंगे उस वक्त के जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करना चाहेंगे। क्या कुछ खास कमी रही, कैसे हमने उसे दुरुस्त किया, आज हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपके जहन में गूंज रहे होंगे। हम सबको छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सेना में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं कटेवा साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप आई थिंक उस समय सर्विस में ही होंगे जब ये वॉर हो रहा होगा। बड़ी विषम परिस्थितियों का युद्ध था ये, और इससे पहले जो 2 लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ हुई, वो किस तरह से देखा जाए इसे, उसकी खींच मिटाने के ये युद्ध लड़ा गया या इसकी कोई और वजह थी? पाकिस्तान की सेना कटेवा साहब, आपके यहाँ से ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है सर, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है हम तक। अभी आ रही? हाँ जी। तो कुछ टाइम के जो सेना अध्यक्ष थे ये उनकी चाल थी, और उन्होंने बिना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस बात का पता भी नहीं था, और ये चाल उन्होंने इस तरह से चली कि पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी सेना, अगर पूरा लड़ाई होता है, पूरा युद्ध होता है, तो हमारे साथ कहीं टिक नहीं पाते हैं। तो उन्होंने ये चाल चली कि जो हमारी लद्दाख की सेना रहती है, उस सेना का जो मूवमेंट है वो लद्दाख लेह और हाईवे से जुड़ा हुआ है, और वहां पे डोमिनेटिंग हाइट्स थी, उन पे चुपचाप उन्होंने घुसपैठ की और चोटियों पे जाके बैठ गई। ये योगेंद्र जी ऐसी चोटियां हैं जो उस समय में, हम 99 के पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मैं श्रीनगर में था, कर्नल था, उससे पहले की इतनी खराब हालत है, इतनी बुरी उनकी कंडीशन है वहां की क्लाइमेट की, और रगेड है, साइचिन जैसी हालत है वहां पे। तो वो विंटर वेकेटेड पोस्ट होती थी। कहने का मतलब समर में जब हम सोचते हैं कि अभी दुश्मन हमला कर सकता है, उस समय हम उसको ऑक्यूपाई करते थे और विंटर्स के नीचे आ जाते थे। ये पाकिस्तान की फौज ने माना भी नहीं कि हमने ये इन चोटियों पे हमने कब्जा कर रखा है, और ये बोलते रहे कि ये उग्रवादी है, ये कश्मीर के सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं, इस तरह की बातें करते रहे। और क्यों करने वाले थे पाकिस्तान के, और इसके बिल्कुल ये सेना अध्यक्ष। जिस तरह से पता चला हमको, ये 2 मई के समय में एक वहां का बटाली करके एक जगह है, वहां पे एक गवाला जो अपना याक वहां का जानवर होते हैं जिनसे वो लोकल काम चलते हैं, उसको याक को ढूंढता वो ऐसी जगह गया कि जहां से उसको 5-6 आदमी, और उसने आके सेना को बताया कि ये पहाड़ियां जो आप ने खाली करके रखते हैं, विंटर वेकेटेड पोस्ट हैं, इन पे शायद दुश्मन के आदमी आ रखे हैं, क्योंकि इधर से कोई पांव के निशान नहीं थे बर्फ में, और उधर से उसके बाद पेट्रोलिंग भेजी गई, और धीरे धीरे पता चला कि वो द्रास से लेके और काफी आगे तक की जो डोमिनेटिंग हाइट्स थी, वो सारी की सारी पाकिस्तान की फौज कुछ सिविलियन कपड़े पहन करके, जो अपने आप को ये बोलते रहे कि ये रेगुलर फौज नहीं है, ये हमारे आर्मी में है, ये ऐसे मना करते हैं, जब तक कि उन पे प्रेशर नहीं पड़ा, और बाकी लड़ाई के बाद भी माना और लड़ाई के दौरान भी माना। और उस उन्होंने वो जो NLI जो नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री है, वो वहां की एक रेजिमेंट है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो लद्दाख और पोर्शन जो पाकिस्तान के पास है, वहां से आए हुए लोगों की वो फौज है, वहां की सेना है। तो वो NLI की 2 या 3 बटालियंस के लोगों को बुला करके
उनको इस तरह के कपड़े पहना करके, सिविलियन कपड़े कुछ करके इनको ऐसे दिखाएं जैसे ये रेगुलर्स नहीं है, जबकि वो रेगुलर्स थे। जी बिल्कुल। एक बात ये भी निकल के आती है कि 1984 में जब सियाचिन पे भारतीय सेना ने कब्जा किया, उस वक्त मुशर्रफ कमांडो फोर्स के मेजर हुआ करते थे, और ये उनके लिए बहुत तकलीफ की बात थी कि भारतीय सेना से उनकी दुर्गति हुई और मात खाना पड़ा, सियाचिन भारत के कब्जे में रहा। लगातार ये बात निकल करके आती है कि सियाचिन में जो रसद भेजी जाती है NS-1D, उसके माध्यम से उसको किसी भी तरह से प्रॉब्लम पहुंचा सके पाकिस्तान, ये उसकी एक, ये कहें साजिश भी से कह सकते हैं। मैं आऊंगा सर आपके पास में, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब आपके पास आऊंगा। आपका फोरहेड कट रहा है सर, थोड़ा सा आपका फ्रेम जो है आप अपने सेट, हाँ बिल्कुल अब ठीक है सर, अब ठीक है सर, अब ठीक है जी। आप अनम्यूट करिए सर, उसे म्यूट किया हुआ है। तो मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, जो उन्होंने इन द लाइन ऑफ फायर जिस नाम से लिखी, उसमें करगिल युद्ध का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि किस तरह से ताकत के साथ में भारत की सेना ने लड़ा और हमारे एक एक जवान के पीछे 27 लोग लगा दिए। कितना सही था क्या, लेकिन उन्हें इसका सबका जिक्र किया है, और उन्हें अंदाजा नहीं था कि हम मिड जून यानी कि 3 मई से और मिड जून तक पाकिस्तानी सेना ने काफी कब्जा कर रखा था। हमारी तरफ से कैजुअलिटीज भी हो रही थी, क्योंकि दुश्मन ऊपर चढ़ा हुआ था, हम नीचे थे। अगर ऊपर से कंकर भी फेंकता है कोई व्यक्ति तो लगता है कि ऊपर से पहाड़ टूट के नीचे गिरा है। उन विषम परिस्थितियों में जवानों ने ये स्थिति का मुकाबला करते हुए, और आई थिंक तोलोलिंग पे जब पहली बार भारत ने कब्जा जमाया, उसके बाद में हमारी फतेह की लकीर शुरू हुई। भगवान सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। इन्होंने अपने लाइफ का जो डिफेंस का टेन्योर रहा, उसका 1/3 या 2/3 जो पार्ट है वो कश्मीर और उधर ही इन्होंने गुजारा है। सर, उस युद्ध को लेकर के आज हम कुछ ये मान के चल सकते हैं कि घुसपैठ रोक सकते हैं हम, इस तरह के युद्ध लड़ने में हम एक बिल्कुल एक काबिलियत पैदा कर लिए, क्योंकि हर घटना एक लेसन भी देती है। हम मजबूती के साथ में और खड़े हो सकते हैं कि अभी भी आपको लगता है कि कुछ खामियां हैं जिसे हमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने उस युद्ध से बहुत कुछ सीखा है जी। जो कारगिल रिव्यू रिपोर्ट थी, उसके जो कंटेंट्स थे, उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। उसमें खास तौर से ये सामने आया था कि इसमें एक इंटेलिजेंस फेल्योर थी। पहली बात वो इसलिए थी, उन्होंने कारण दिया था कि बहुत सालों पहले रॉक को कमजोर कर दिया गया था। यानी जो हमारे जो भी एसेट्स थे वो पाकिस्तान में एसेट्स या तो न्यूट्रलाइज कर दिए गए सारे, या खत्म कर दिए, या बहुत कम कर दिए। इससे हमारी इंटेलिजेंस कलेक्शन में बहुत ही कमजोरी थी। दूसरा, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका कोऑर्डिनेशन नहीं था। नाउ ये एक 3 रीजन थे जिसमें ये वन ऑफ द रीजंस था। दूसरा हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, तीसरा आप कह सकते हैं हमारी तैयारी। लेकिन जो मेन मुद्दा यही था कि हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर थी। वो आप डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री कुछ भी कहिए, उसमें सारा कुछ फेल्योर जो हमारी है वो समाहित है। अब आप हमारी देखिए आज की स्थिति 20 साल बाद में, जो ईस्टर्न लद्दाख में जो स्थिति हुई है, सेम कहानी वही हुई है कि हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर थी साहब। वो ट्रेनिंग कर रहे थे और एकदम आके आके बैठ गए, हमें पता ही नहीं लगा। तो आप ये देखिए हमने क्या सीखा। दूसरा, उन्होंने ये बताया था कि हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कंट्री का है, वो आप बाकी दुनिया की जो बड़े कंट्रीज हैं जिसमें मेजर मिलिट्रीज हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है और हमारा क्या है। क्या हमने जो कारगिल कमेटी के और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिकमेंडेशंस थी उसको माना? हमने माना ही नहीं। हालांकि अभी एक कोई कॉस्मेटिक थोड़ा बहुत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, लेकिन ये चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ वो नहीं है जो कि होना चाहिए। ये एक जैसे कहते हैं टोटल पूरा किया है। इसका मतलब ये है कि या तो हमारी हायरार्की है वो समझना नहीं चाहती है, या कुछ करना नहीं चाहती है, या सीखना नहीं चाहती है, या जानबूझ के आंख बीचे हुए है। आप देखिए जब कारगिल शुरू हुआ तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स अपना थैला लेके बाहर विदेशों में सामान लेने खरीदने के लिए चल पड़े।
सेम स्थिति जब ईस्टर्न लद्दाख में क्रिटिकल चैलेंज हुआ, सिचुएशन हुई, तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और इवन मिनिस्टर तक विदेशों में सामान खरीदने, मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री इवन क्लोथिंग, आप ये समझिए, ये खरीदने के लिए भाग रहे। तो आप देखिए क्या सीखा हमने। ये तो नोबल, ये तो आप भारतीय सेना को, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं सेना का एक अधिकारी हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक भारतीय सेना को दाद देनी चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ दैट हमारे मलिक साहब जो उस वक्त वो आर्मी चीफ, तो आप देखिए वो कहते हैं कि वी विल फाइट विद व्हाट एवर वी हैव, और वही एक कॉपी करके आज के चीफ भी कह रहे हैं कि वी विल फाइट व्हाट वी हैव, चाहे कुछ भी हो हमारे साथ, जो भी है उससे भी हम फाइट करेंगे और हम देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करने के काबिल हैं, चाहे हम पूरी तरह फर्निश्ड हैं या नहीं है, तैयार हैं या नहीं है, लेकिन हमारा जो जज्बा, जो हमने कारगिल में जिस किस्म का हमारी फौजों ने जो फाइटिंग कैपेबिलिटी, स्किल, डिटर्मिनेशन या वीरता जो दिखाई, एक दुनिया में एक मिसाल है। इतने बड़े इस तरह की 16,000 18,000 की हाइट के ऊपर जिसमें -10 डिग्री टेम्परेचर है, आप इतना असला लेके, आर्म्स और अपना खाना पीना भी लेके आप चढ़ो और फिर लड़ाई करो, ये क्या संभव है किसी के लिए, नॉर्मल आर्मी के लिए? लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने किया, सेम ये गलवान घाटी में भी किया। तो इसलिए जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, दे विल डू देयर बेस्ट, वो अपना आप जो आपकी उम्मीद है उनसे वो पूरा करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान दिया, उनको क्या इक्विपमेंट देना चाहिए, क्लोथिंग देना। आज देखिए हमारे DRDO आज भी हमारे क्लोथिंग नहीं बना पाए हैं, हमारे लिए एक लाइट असॉल्ट राइफल नहीं बना पाए हैं। आप वहाँ खाने की जो व्यवस्था होती है, जो रहने की व्यवस्था होती है, इवन कपड़े तक वो हम बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये कोई आप स्पेस में जब आप चांद पे चले जाते हो, मंगल तक चले जाते हो, इतनी जब डेवलपमेंट कर सकते हो, यू मीन टू से ये छोटी छोटी चीजें आप नहीं कर सकते हो। ये ओनली शोज कि आप कितना ध्यान देते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने फौजों के लिए और अपनी खुद की रक्षा के लिए और अपने खुद के गर्व के लिए। आप ये शर्म की बात है कि इतने बड़े देश में आप अपने आप को तीसरी फोर्थ बड़ी फौज, वट एवर यू मे से 5 ट्रिलियन GDP और कुछ भी कह सकते हैं, सुपर पावर कह सकते हैं अपने आप को। लेकिन जो स्थिति आज फौजों की थी, आप जो बार बार इवन सदन में जो CAG की रिपोर्ट है वो कहती है कि फौज के पास 10 दिन का वार एम्युनिशन है, वो रिजर्व एम्युनिशन है, सब कैटेगरीज का 10 दिन का है लड़ाई करने का। तो आप उसकी भी बाद में किसी के कोई कान खड़े नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं? हमने 20 साल में कुछ सीखा है? लौट रहा हूं सर, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। पंकज जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए ये मुद्दा यूं तो आज हम केवल उस शहादत को नमन करने के लिए चाहते थे, युद्ध के एक्सपीरियंस और उसके बाद हमने क्या कुछ सीखा, लेकिन राजनीतिक दलों को जोड़ना बहुत लाजमी था, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक सिस्टम है, सरकारें करती हैं, चुनी पार्टियां जो होती हैं उनके जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं से सरकार बनती है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही कि 20 साल से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 99 में जो हमारे पास में फौज की ताकत थी उससे कई गुना बड़ा रफाल हमारे पास में आया है, और भी चीजें आई हैं। लेकिन जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जिसे हम तैयार कर सकते थे, हम रिपोर्ट इस वजह से बनवाते हैं किसी भी चीज को लेकर के हमारे कुछ लेकुनाज हैं तो उन्हें दुरुस्त कर सकें, यही कारण होता है रिपोर्ट्स का, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता। कारगिल जो रिपोर्ट है उसको लेकर के यही माना जा रहा था कि बर्फ में सोल्जर अगर लंबे समय तक रहते हैं तो कैसे शूज चाहिए उनको, कैसे इक्विपमेंट चाहिए, कैसे उनको क्लॉथ चाहिए, ये तमाम जो चीजें हैं, अगर आज भी हम दूसरी जगह पे डिपेंड हैं, जैसे बता रहे हैं कि CAG की रिपोर्ट ने भी इस बात को लेकर के ताकीद किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो सेना की ताकत, सेना के गौरव, सेना के शौर्य, इनकी चर्चाएं तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उनको वेल फर्निश्ड बाय इक्विपमेंट, उसकी ओर अभी भी जिस तरह ध्यान होना चाहिए कि हम अगर वो बैटल को लड़ते भी हैं तो किस तरह से लड़ पाएंगे, ये हमारी खामी है, अभी दूर नहीं कर पा रहे पंकज जी हमें इसे। देखिए, आज सबसे पहले में जो है, आज जो विजय दिवस है तो सभी जो है उनको बहुत जो है, जो जिनके कारण हम लोगों ने ये विजय प्राप्त की और जिनको हमने खोया, उनके चरणों में नमन करता हुआ आपके पास
क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है, देखिए हो सकता है कि भगवान सिंह जी जो है उस पर रहे हो, जो बात कही हो, लेकिन एक आम नागरिक की तरह और एक आम जगह, जब मैं 7 बजे अपने ऑफिस से निकलता हूँ और जब मैं जयमाला सुनता हूँ, जयमाला के अंदर लगातार जो है, जो विक्रम बत्रा हो, चाहे सौरभ कालिया हो, चाहे बहुत सारे नामों के हैं, जब उनकी जो है कहानी जो उसमें बताई जाती है, उनका जो एक्सपीरियंस बताया जाता है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो दिल था, ऐसा लगता है कि लगातार में तो मैं कह रहा हूँ कि आप चीजों को देखिए कि किन किन चीजों पर इस देश में जो है कमियों से नहीं, देखिए जो चीजें मैंने कहा ना, इस देश के अंदर होते हुए भी हमने आज तक लगातार विजय प्राप्त करी है, अभाव की जिंदगी में जीने के बाद भी जो प्राप्त किया है, आज उसी के कारण, क्योंकि आज जब हम सारी विषम परिस्थितियां थी, सारी परिस्थितियां विषम थी हमारे पास, उसके बाद भी हमारे जो लोगों ने जो है वहां पर पराक्रम दिखाया, जो सर इसमें कोई डाउट, मेरा सवाल सिंपल है पंकज जी, मेरा सवाल सिंपल है। बात करें इमोशन के साथ में उन परिवार के आंसू पहुंच सकते हैं, उन्हें मजबूती दे सकते हैं, लेकिन सेना की मजबूती की भी मैं बात आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। आप जो बात करें, आज आपने देखा कि 2013 के अंदर 2012 की तरफ सीएसी ने क्या कहा, सीएडी छोड़िए आप, जो देश की सबसे बड़ी जहां के रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, उस पार्लियामेंट का स्टेटमेंट क्या है रक्षा मंत्री का, वी आर अनेबल टू परचेज, अनेबल, इट्स नॉट बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तो बिल्कुल ही हम इसके जो है इसमें जो है सही नहीं है। क्या आपने इस 7 सालों में ऐसा कभी कहा? चाहे राफेल चौधरी जी आप ऑन एयर हो, प्लीज आप फोन पे बात मत करिए, आवाज डिस्टर्ब हो रही है उससे। के ऊपर जिन चीजों के ऊपर लगातार आज जो चीजें थी केवल हम प्राइसों पे करते रहे, और आपने देखा पूरी चीज पर कि एक एक चीज जो है पूरी तरह कितनी सारी जो है वो आई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज भी जो उन्होंने कहा कि आज कमी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज जिस टाइम पर मैंने जो कहा कि आपने कहा ना कि कभी हमारा जो है पाकिस्तान दुश्मन हुआ करता, आज मुझे बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूं इस टाइम पर जो है पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। अब तो पाकिस्तान ऐसा छोटा सा लगने लग गया है हमारी फौजों के सामने, हमारे जो है उन वीर पराक्रम के सामने, कि हम शायद अब जो है जिनके साथ जो है हमने बात की थी, चीनी हिंदी भाई जो बात कही थी, आज हम उनके साथ लड़ रहे हैं। जहां पर लोग कहते थे कि विश्व की सबसे बड़ी ताकतें हैं, आज हम उनके साथ जो है बराबरी के जो है आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं। केवल हम उन जो है लोगों के कारण और उन परिस्थितियों के कारण की जो चीज कह रहे हैं वो उन्होंने कहा कि जो है चीजें शुरू नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि इन 7 सालों में क्या क्या चीज शुरू नहीं हुई। आप लगातार देखिए कि आप जो है इलेक्ट्रिक का बजट देख लीजिए, चाहे उनकी जो है आप परचेजिंग देख लीजिए, और मैं भगवान सिंह जी बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जब 2014 में थे तो 2008 से लेकर के 13 तक एक भी कंपनी जो है डिफेंस में नहीं थी जिसका शेयर 8 रुपए से ऊपर चल रहा था, 8 रुपए से, जो बनाने लायक नहीं थी। यहां तक कि चाहे BEML हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज हो, जिन कंपनीज को बेसिकली ताकतें थी, उन कंपनीज की भी स्थितियां खराब हो गई थी। आज लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज जो है लगभग 10 से ज्यादा कंपनी जो है हमारी डिफेंस के अंदर थी, जो डिफेंस के अंदर हम आ रहे हैं। आज जहां लगातार हम जो नो हाउ परचेज कर रहे हैं वो इसी कारण से कि हम लगातार उनसे जो है जब चीज परचेज करते हैं तो हम उनकी नो हाउ भी परचेज करते हैं। आज हमें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ा था, हमें छोटी छोटी चीजों के लिए, बोल्ट तक के लिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें कई चीजों के लिए था, लेकिन हम उन परिस्थितियों से लड़ते हुए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो जवान हैं, इस देश के जो मैं कहता हूँ पंकज जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस लौट रहा हूँ चाहे कोरोना की वजह से जो है हमारी जो है कारगिल पे हो, हम लगातार उन चीजों पे विजय रहे हैं। और मैं इस चीज के लिए पूरे देशवासियों को मैं जो है मैं बधाई देता हूँ, खास करके उनको, विक्रम बत्रा की बात हो, चाहे सौरभ कालिया की बात हो, चाहे बेसिकली जो है बलवान सिंह की बात हो, मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे नाम जिनकी जो है लगातार हिस्ट्री पड़ी जाए। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। शौर्य को सलाम हर कोई करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शहादत को नमन करते हैं। एक बार के लिए, कुछ समय के लिए जब कुछ पता लगता है कि माननीयों से जब को मिलने भी जाता है कि सब ये सैनिक की विडो है और फला युद्ध में वो हो गए थे, काम क्या है कि सब कलेक्टर के यहाँ पे जाना है, ओ अभी बात कर लेते हैं। पंकज जी, ये अंदाजा लगाना चाहिए हम लोगों को कि आज भी हालात, उन परिवारों के प्रति हम सहानुभूति कह करके, शौर्य को नमन करके, शहादत दे के, अमर जवान ज्योति पे चक्र चढ़ाने, उसको सैल्यूट करने से उनके आंसू अभी भी नहीं पूछ रहे हैं। बहुत सारी तकलीफें हैं। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी से मैं कई मरतबा मिला हूं, और कारगिल में जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों की स्थिति से बहुत वाकिफ हुए। इन्होंने कितने कलेक्टर्स को लिख दिए, कितने मंत्रियों को लेटर लिखे,
मैं भी जब ब्रेक के बाद में इनसे बात कराऊंगा, उस सच्चाई से हमें रूबरू होना चाहिए। केवल जो हमारे पास में ऑफिसर्स हैं, जिनकी जितनी मदद कोई कर सकता है वो लोग मदद कर पाते हैं। कलेक्टर्स फाइलें दबा दबा के बैठ जाते हैं। जिस दिन कुछ पता है कि एक जवान शहीद हुआ है, उस दिन हम सब लोग आंख नमन करके उनको शहादत देते हैं। उसके बाद में कोई नहीं पूछने जाता है, भुगतता वही है जिसका चला जाता है। ये कड़वा सच है, बुरा लग रहा होगा, बहुत सारे लोग कहते होंगे विजय दिवस पे कैसी बातें कर रहे हो, ये सच्चाई है। 2 सेना के ऑफिसर बैठे हैं हमारे साथ में, ये बताएंगे आप लोगों को। डिफेंस से जो लोग जुड़े हैं, जो मदद कर सकते हैं करते हैं। ब्यूरोक्रेसी आज भी हमारी जिस तरह से कुंडली मार के बैठती है फाइलों पे, सड़क का नाम करना है उस सैनिक के नाम, उसके लिए चक्कर लगा रहे हैं। स्कूल का नाम करना है, उसके लिए चक्कर लगा रहे हैं। किसी मूर्ति का अनावरण करना है गांव में, इस तरह का रूमर तय कर दिया जाता है कि जब तक मंत्री नहीं आएगा, कोई बड़ा ओहदे वाला अधिकार नहीं आएगा, जब तक वो मंत्री उसका शिलान्यास नहीं होगा, या कहें कि उस मूर्ति का अनावरण नहीं होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे सैनिक परिवार आज भी रूबरू होते हैं। ये बड़ी तकलीफ की बात है। और मैं वो बात कह रहा हूं पंकज जी आप लोगों के सामने, जो मैंने सुना है, देखा है। भगवान सिंह जी बहुत लंबा एक्सपीरियंस इस तरह की चीजों को देखने का, और रूबरू हैं काफी लोगों से। आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार उसके बाद आपकी भी बनी, लेकिन हालात को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को बिल्कुल उस तरह का सबक सिखा दिया, दोबारा ऊपर गर्दन करके बात नहीं कर सकता, या बिल्कुल हम ऐसे शान सजा के साथ में हो गए हैं कि हाँ बिल्कुल हम किसी से भी कोई भी लोहा ले सकते हैं। ये बात कही जाती है कि डिफेंस का बजट हमने बढ़ाया है। ये तो सर बजट का आकार जब बढ़ता है तो उस पार्ट में सेना का बजट भी बढ़ता है। और बारीकी से देखिए दुनिया में कितना इजाफा हो रहा है, हम कितना इजाफा करते हैं, आप उसको सोचिए। आरसी चौधरी साहब, बजट बढ़ाने से नहीं, आ रहा हूँ पंकज जी, आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा, अभी आऊंगा मैं जी। आरसी चौधरी जी अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है सिस्टम। सर अनम्यूट करिए, म्यूट है आरसी। हाँ जी आरसी चौधरी जी, सर आपने फिर म्यूट कर लिया उसको। हाँ अब बोलिए। योगेंद्र, मैं आज कारगिल शहीद दिवस पे मैं उन बहादुर हमारे जवानों को नमन करता हूं, जो 527 जवान जो जिनकी शहादत की वजह से आज देश की सरहद पे, जिन हमारी चोटियों पे हमारे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, वो अपने परिवार, पूरे हिंदुस्तान को समझ के जो उन्होंने शहादत दी, आज उनकी शहादत को गौरवान्वित के साथ में याद करने का दिवस है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता को जो मैं सुन रहा था, आज इस कारगिल शहीद दिवस पे 1999 में मुझे वो नारे याद हैं जब ये कहते थे कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। हम युद्ध लड़ रहे थे, भाईचारे के साथ में लड़ रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान की अक्षुण्णता के साथ में पूरा देश एक साथ में खड़ा हुआ था। उस समय के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के जमहूरियत की शमूलियत और इंसानियत की बात करते थे। आज ही जो बजट की बात करते हैं, सेना का सैनिक जब सरहद पे होता है वो सिर्फ एक चीज जानता है, इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को, वो तिरंगे के सम्मान को जानता है। चौधरी जी वो सारी बातें ठीक है, वो सारी बातें ठीक है सर। मैं सम्मान में आप लोगों को, पंकज जी को कहा कि आप शहादत को नमन करिए, लेकिन मैं उस मूल बात में आना चाहता हूं कि हालात कितने बदले, मैं वो जानना चाह रहा हूं। जितने दिन हमारे यहाँ पे गर्म जोश रहता है उतने दिन ही सारी चीजें रहती हैं, उसके बाद की स्थिति से निपटने की बातें कर रहा हूं मैं। योगेंद्र जी, जो आपने जो बातें जिक्र किया उनका कहीं कोई झुठला नहीं सकता। जब शहीद का पार्थिव देह जब घर पे पहुंचता है, उस जिले के, उस राज्य के तमाम लोग अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, देशभक्ति के नारों से आसमान को गुंजायमान करते हैं। लेकिन हम इस साधारण जीवन के अंदर, मैं ये सोचूं और ये कहूं, किस प्रकार से उनको जो सरकार के द्वारा जो राहत मिलती थी, जो पेट्रोल पंप हो, चाहे किसी दूसरी पे की, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई मकान हो, चाहे विधवा की तमाम जो चीजें थी, इसके बारे में तो भगवान सिंह जी से ज्यादा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमने कई बार इनके पास में भी सैनिक कल्याण बोर्ड पे भी जाने का मौका मिला है। बहुत से जिलों पे इन्होंने बहुत सा काम किया है। अगर ऐसी संवेदना जो उस दिन दिखती है, अगर वो हर पल अगर ऐसे हो तो मुझे लगता है कि और ज्यादा। लेकिन ये तो माटी के जो पूत हैं, वो इस माटी का कर्ज जानते हैं, इसलिए सरकारों को वो कहीं ध्यान में रख के वो चीजें करते नहीं, वो तो माटी के कर्ज के लिए करते हैं। मैं ये कहूंगी कि कोई भी सरकार, जिस सरकार के अंदर संवेदनशीलता से जो चीजें होनी चाहिए, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां रही है। जहां पे जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जरूरत ये होनी चाहिए जो इस माटी के लिए अपने आप को निछावर करके आ गया, वहां पे सरकार का नुमाइंदा स्वयं जाए और उसके जो तमाम जो कार्य हैं वो करे, तब ज्यादा हम सैनिकों की शहादत का सम्मान कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए मैं आप लोगों के पास में वापस लौटूंगा। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि डिफेंस की हम तारीफ करेंगे तो
सामने वाले को हम निरुत्तर कर देंगे। मैं एक बात कहता हूं, महिलाओं का मामला हो चाहे डिफेंस का मामला हो, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि देवी है, शक्ति है, लक्ष्मी है, सारी चीजें। और महिला ये कहती है कि मुझे लक्ष्मी देवी सरस्वती मत बोलिए, एक महिला ही ठीक हो, बस एक आंखों से नजरिए से आप मेरा सम्मान करिए। इसी तरह से हम कहते हैं कि जब सैनिक निकले तो आप तालियां बजाइए, फूल फेंकिए, मत फेंकिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, जरूरत की चीजें तो पूरी करिए। ये कड़वा सच है जो हम रूबरू होते हैं उससे। और मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात कर रहे हैं हम खास दिवस कारगिल विजय दिवस की। चले हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। जब ये घुसपैठ हुई थी और जब पता लगा था 3 या 5 मई के आसपास कि चराहुआओं को, जैसे आपने भी जिक्र किया, उन्होंने जाके सेना को बताया कि इस तरह से कुछ घुसपैठ ये हमें नजर आ रहे हैं, डाउटफुल लोग हैं, देखा भी गया उनको, लेकिन काफी टाइम तक भारत की हुकूमत यानी कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को भी मालूम नहीं चल पाया था। ये क्या कोई स्ट्रेटेजी थी या कोई और वजह थी? ये माना जा रहा था कि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, हम लोग इसको निपटा करके और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन हम ऊपर बैठे लोगों को दे। क्या कुछ सेना की कोई रणनीति थी ये? जोगिंदर जी, आपका जो सवाल का जवाब दूं, चीजें बोलती हैं सेना के बारे में। आपकी आवाज आ रही सर कटेवा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। अभी हाँ आ रही है, अब आ रही है। तो बंदों ने उसके बारे उसके बाद आवाज की सर प्रॉब्लम है, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, शायद हो सकता है कुछ देर के लिए नेटवर्क का इश्यू हो। एक बार कंटिन्यू करिए सर। आप बता रहे थे कि आवाज नहीं आ रही सर कटेवा साहब, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये मेरा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। हो सकता है कि डिफेंस की अपनी एक रणनीति हो कि उसमें कुछ इस तरह की चीजें उन्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। मैं आपके पास में लौटूंगा। मैं भगवान सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हम शहादत को नमन भी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम चैन की नींद तब सो सकते हैं कि जब हमारी सेनाओं के जरिए सीमाएं जो है हमारी एकदम महफूज हो, तब हम महफूज रह पाते हैं। ये सच्चाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। घर भी तभी हम मान के चलते हैं कि हाँ बिल्कुल सिक्योर, तो अच्छी नींद आती है। पता लगता है कि पड़ोस में कोई हमला हो सकता है या कोई चोरी चकोरी हो सकती है, तो आदमी की नींद उड़ जाती है। इसी टाइप से हमारे बॉर्डर्स का जो एक सिनेरियो है वो है। लेकिन मैं जो सवाल खड़ा कर रहा था कि युद्ध के बाद हम सेना के जवानों को सलाम भी करते हैं, शहादत को नमन भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे परिवारों से जब चर्चा होती है, मैं आपके साथ में मिला जब आप सैनिक कल्याण ब्यूरो से जब जुड़े हुए थे सर, कहाँ हमारी सिस्टम में कमी रहती है कि सैनिक के परिवार को इस तरह से कई बार भटकना पड़ता है। देखिए योगेंद्र जी, आपकी आवाज कटती है, आपकी भी आवाज इतनी साफ नहीं आ रही थी, लेकिन किसी के यहाँ पे कुछ एडिशनल साउंड आ रहा है, अगर उसमें कहीं मिक्सी हो सकती है, ड्रिल मशीन हो सकती है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट वहां रन कर रहा है जिसकी वजह से ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। भगवान सिंह जी, मेरा सवाल ये है जी कि आप डिफेंस की सर्विस के साथ साथ आप उस कल्याण के काम से भी जुड़े रहे कि डिफेंस में जो लोग हैं उनके परिजनों की इसको सेवा करनी हो, कोई बात करनी हो, आज भी आप लोग जुड़े हुए हैं उससे। मैं कई मरतबा देखता था, आपके साथ मेरी चर्चा हुई, आपने जिक्र भी किया कि सेना में लोग लड़ते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन जब परिवार को एक कड़वा अनुभव होता है कि छोटी छोटी सी खामियों के लिए उन्हें जो दर दर भटकना पड़ता है, ये हमारे सिस्टम में कहाँ कमी रही है? इच्छा शक्ति की कमी है कि हम चाह करके नहीं कर पा रहे हैं, या कोई मॉनिटरिंग का अभाव है, या फिर बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आपके साथ जो हुआ क्यों नहीं हुआ, कहाँ आपकी फाइल है? क्या आपने क्या पाया इसमें? देखिए बात ये है, एक बात तो मैं आपको बताऊं, इसपे किसी पार्टी का सवाल नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये अपनी सोच का सवाल है। मैंने तो कई मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों गवर्नमेंट के पास, दोनों पार्टियों की गवर्नमेंट के पास ही बड़े जोर शोर से उठाए हैं
लेकिन मुझे नतीजा वो सेम मिला है। मेरा इंप्रेशन ये है कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि ये शहादत कौन देता है ज्यादा। ज्यादा शहादत हमारा सिपाही देता है, जिसकी 15 साल से पहले की सर्विस होती है। उसकी जो बीबी होती है, यदि वो शादीशुदा है तो कैसी होगी? यंग होगी, जिसके या तो बच्चा नहीं होगा, होगा तो एक आध बच्चा होगा, ज्यादातर के तो बच्चे नहीं है। 2-3 साल की शादी हुई और वो शहादत दे दी उसने। नाउ आप मेरे को ये बताइए, हाँ हम सब इंसान हैं, क्या आप चाहते हैं कि वो उम्र भर विधवा ही रहे? उसको शादी नहीं करनी चाहिए दूसरी? शादी कर ली तो उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, उसको सजा मिलनी चाहिए उसकी, क्योंकि उसने शादी कर ली है। या तो उसको सती हो जाना चाहिए हमारी सोच से, मेरे ख्याल से, या फिर उसको उम्र भर बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने, बाहर नहीं निकले, कुछ अच्छा खाए नहीं, कुछ अच्छा पहने नहीं, मनहूस सा मुंह चेहरा लेके सामने किसी के सामने आए नहीं, छुप के बैठे रहे। ये हमारी सोच है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सी आपको उदाहरण देता हूं। जी, जयपुर में वेदर प्रॉब्लम की वजह से कुछ जगह नेटवर्क का सामना करना पड़ता है। जी कंटिन्यू करिए सर। जी जी हाँ, जो 71 से 40 से 3 किस्म के शहीदों के लिए हमारे यहाँ सुविधा दी है हमारी राजस्थान सरकार ने। पहले सबसे पहले दी थी कारगिल युद्ध के बाद में, ओ विजय के बाद में जो सुविधाएं दी, वो 99 अप्रैल 2000 से शुरू हुई और वो आज तक चालू है। उससे पहले जब मेरे टाइम पे, मैं जब डायरेक्टर सैनिक कल्याण विभाग था, तो 71 से 99 तक के बीच में, मार्च 99 तक के बीच में जो शहीद हुए उनके परिवारों को सुविधा दी। अभी 2018 में जब बीजेपी सरकार थी तो ये इन्होंने 47 से 71 के तक शहीद हुए उनको सुविधा दी। तो मैं एक उदाहरण देता हूं कि 47 से 71 से शहीद हुए हैं वो करीब 421 शहीद हैं अपने पूरे प्रदेश में। उसमें से मैं झुंझुनू जिले का उदाहरण देता हूं, 126 शहीद हैं। उनमें से आप पिछले 2-3 महीने पहले तक एक ही शहीद के परिवार को नौकरी मिली है। ये सबको नौकरी देने का प्रावधान था इसमें। मेन सुविधा सबके परिवार के पोते तक को, ब्लड रिलेशन तक को, जिसमें जो डेफिनेशन है वो उसके जो उसका डिपेंडेंट है वो बहुत ब्रॉड थी। उसका भाई हो सकता है, उसका बहन हो सकती है, उसका पोता हो सकता है, बेटा हो सकता है, चचेर, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी उसके बाद में आती है। जब जो आदेश बन जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी आती है, फिर ब्यूरोक्रेसी उसको जॉब देती नहीं। इसी तरह का उदाहरण एक 71 से 99 तक के शहीदों के बीच का उदाहरण है, जिसमें एक महिला को जॉब मिला, चपरासी का जॉब मिला, 9th क्लास पास थी, सीकर डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो कलेक्टर ने उसको अपॉइंटमेंट दिया उनके ऑफिस में एक चपरासी बनने का। और जब तहसीलदार उसको चेक करने गया, उसको वेरिफिकेशन करने गया और मेडिकल कराने गया, तो उसको 6 महीने का बच्चा पेट में था। तो उसने रिपोर्ट दे दी, वो तो साहब शादीशुदा है और उसने तो अपने देवर से शादी कर रखी है, तो ये तो विधवा नहीं है, तो इसको ये जॉब लागू नहीं है। कलेक्टर साहब ने यहाँ प्रशासन को पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेक्रेटेरिएट में, यहाँ पे एक अपने सेक्रेटरी साहब ने बिना दिमाग लगाए, यस वो तो विधवा को है, विधवा नहीं है तो फिर वो जॉब नहीं ले सकती है, उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो निरस्त कर दिया। मैं ये बीजेपी सरकार के मंत्री साहब के पास भी गया, मैंने कहा साहब ये ऐसे केस और थे उनके, एक इट वाज वन ऑफ देम। मैंने कहा साहब देखिए ऐसा है, उसने शादी कर ली, ठीक है, देवर में एक इनका एक परंपरा है हमारे प्रदेश में, तो कम से कम कुछ एक किसान परिवारों में कि वो अपने देवर के साथ रह जाती हैं ताकि वो शादी सी समझ लो उसको, वो शादी नहीं मानती, यदि देवर शादीशुदा है तो भी वो उसको साथ रखता है अपनी बीबी समझ के, लेकिन वो बीबी है या नहीं, आप ये अपनी एक परंपरा है। तो उसने बोला नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता। द वर्ड मैं वो बता रहा हूँ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरे को कहाँ शिक्षा संकुल में गया मैं उनसे मिलने के लिए, बहुत दूर, तो कई दफा मौका मिला मुश्किल से। वो कहते हैं कि साहब, और 4-5 और बैठे हुए थे उनके साथ महाशय, तो वो कहता है कि साहब ये तो नहीं हो सकता है कि वो एक शादी का मजा भी ले और वहां नौकरी भी ले, ये तो दोनों तो काम नहीं हो सकते ना। तो आप देखिए ये शब्द एक मंत्री के हैं साहब, और उनके साथ बैठे हुए बहुत प्रबुद्ध लोगों के बीच में हैं। शुक्र है कि वो हम ये किसी न किसी तरह चीफ मिनिस्टर के सामने ये पहुंचाया कि महिलाओं के प्रति यदि ये सोच है आपकी सरकार का, तो आपकी सरकार क्या शहीदों के लिए, क्या सैनिकों के लिए सोच रही होगी। और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्टली तो नहीं मिल सके उनसे, लेकिन विद इन 7 days ही वाज चेंज।
ये बहुत मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का उसका कि उन्होंने एटलीस्ट उनके ऊपर तो एक्शन लिया। सेम इसी सरकार में वही केस हमने बहुत उठाए, लेकिन वो नहीं हुआ साहब। 2008 में तंग आके हमने ये कोर्ट केस कर दिया उसके बारे में। अब वो पिछले फरवरी में वो कोर्ट में केस जीत गई, हाई कोर्ट में केस जीत गई। एंड यू नो हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है? हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ये सरकार बिल्कुल शहीदों के प्रति संवेदनशील नहीं है, ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। जिस ऑफिसर ने इसको कैंसिल किया अपॉइंटमेंट को, उसको 1 लाख का जुर्माना दिया जाता है। और सन 2006 से जब से उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, तब से आज तक का उसको विद 9% इंटरेस्ट एरियर्स देना चाहिए और उसको अपॉइंटमेंट लेटर इमीडिएटली इश्यू करनी चाहिए ना। ये एक हमारे कोर्ट का सोच है। और उसने सारी, ये एक शादी नहीं मानी जाती है, ये एक परंपरा है। इस परंपरा को आप शादी की डेफिनेशन में आती ही नहीं है। तो दूसरा ये कहता है इवन देन सपोजिंग उसने दूसरे परिवार में शादी कर ली तो कौन सा गुनाह कर लिया? सरकार उसको इंसेंटिव देती है, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कर दिया आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनको एनकरेज करने के लिए, इंसेंटिव है उनके लिए कि वो शादी करें ना। एक तरफ आप उसका शादी कर रहे हो, दूसरी तरफ उसका जो सम्मान भत्ता मिलता है वो बंद कर दिया साहब इस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, कि उसने शादी कर ली वो सम्मान भत्ता नहीं मिलेगा, वो तो विधवा को मिलता है। आप विधवा ही चाहते हैं क्या उनको हमेशा ही? उस तभी आप सम्मान करेंगे जब वो विधवा रहेगी। ब्रिगेडियर साहब, ये पूछना चाहता हूं सरकारों से। चर्चा करना इस वजह से लाजमी है कि हम जब भी वर्षगांठ आती है, चाहे वो 71 की लड़ाई की बात तो हो, चाहे दूसरी लड़ाइयों की बात हो, तो हम उस शहादत को नमन करना, और सब जगह हम छोटे मोटे आयोजन भी चलते रहते हैं। लेकिन देखिए वो रेस्पेक्ट, ये रेस्पेक्ट ही कहूंगा मैं, क्योंकि शहादत और उसके बाद में मेरे परिवार को क्या मिलेगा। सैनिक कभी ये लालच कर सोच करके और कभी डिफेंस में नहीं जाता, ना वो बॉर्डर पे जाता है। वो ही जाता है कि मैं देशभक्ति के कितना काम आ सकता हूं और देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उस कुर्बानी को उसको ख्याल होता है। वो पता भी नहीं होता कि मैं वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, सिर्फ एक ही होता है कि सामने दुश्मन खड़ा और मुझे बॉर्डर पे जब तक मेरी जान है, जब तक मुझे लड़ना है, पीछे क्या होगा ईश्वर मालिक है। लेकिन हम जो कहते हैं वो रेस्पेक्ट तो उनको मिले जो हम नियम कायदे बना करके देते हैं। बहुत ही कड़वा सच है जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुछ ऐसी उनकी एज 20 साल 22 साल की बच्चियां जो विडो हो जाती हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि आजीवन वो विडो ही रहे। ये सोच तो बदल करके कम से कम हमें सोचना चाहिए। और ये सवाल आशीष चौधरी जी और पंकज जोशी साहब मैं आप लोगों से इस वजह से कर रहा हूं, देखो ब्यूरोक्रेट्स स्थायी होते हैं। सरकार चाहे आज कांग्रेस की, कल बीजेपी के आए, चाहे कभी आए, किसी और की आए, किसी राज्य में आए, लेकिन जो हमारे ढर्रा बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, वो स्थायी होता है। जवाबदेही आप लोगों की होती है, जनता के भी जवाब आपको देना है। आज भगवान सिंह जी सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सरकार किसकी थी, उस पर जब उंगली उठती है उन लोगों की जवाबदेही बनती है। तो जब हम बूथ मैनेजमेंट देखते हैं, मीटिंगें करते हैं, धरने प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं, तो ये कोई पूछता है कि आपके यहाँ पे पूर्व सैनिक या सैनिक परिवार का कोई जो जिसने शहादत दी हो, उन लोगों की स्थिति क्या है? उन परिवारों से कोई जाके मिलता है कभी कोई? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही है, और इस पैनल पे कटेवा साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, और हम कुछ नसीब हैं कि इनके साथ में हमें पैनल के तौर पर शेयर करने का मौका मिल रहा है। जो ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही है वो बात सिर्फ सरकारों की नहीं, ये मानवीय संवेदना की भी बात है। जो जिस मंत्री ने जिस वक्तव्य का प्रयोग किया वो बेहद दुखद है। और ये जो विधवा विवाह को तो एबोलिशन के लिए हम एक्ट लेके आए, कानून लेके आए, शादी के प्रमोशन के लिए चीज लेके आए, इसलिए इसके लिए तो कोई शब्दावली हो नहीं सकती। लेकिन जिस दौरान जिस बात का जिक्र किया वो सब लोग समझते हैं। मैं उस सरकारों पे भी कोई अंगुली नहीं उठाना चाहता कि उस समय भाजपा शासित सरकार थी और हमारी कांग्रेस की नहीं थी। हम सब लोग राजनीतिक चीजों से होके, ये जो आज की डिबेट का विषय है वो भारतीयता होने का, इस राष्ट्र के नागरिक होने का और उसके प्रति हमारे कर्तव्य निर्वहन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और मैं जिस जिले से आता हूं वो तो अपने आप में एक शहादत की पहचान के तौर पे है। और हमारे परिवार में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने शहादत दी है रिश्तेदारी के अंदर और के अंदर। बूढ़े माँ बाप होते हैं, बहनें होती है, भाई होती है, परिवार के दायित्व होते हैं, विधवा के जो विडो होती है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बच्चे भी होते हैं। इन सब के लिए कोई एक जनरल सर्कुलेशन, क्या हम जो कर पाते हैं वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे। हम सैनिक, जो उन्होंने कहा कि जवान एक सैनिक जो 25 साल 30 साल का होता है, जिसके कईयों के हाथ की मेहंदी नहीं जाती, कईयों के 9 निहाल बच्चे हैं,
जो सोचते हैं कि मेरे पिता आएंगे, बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनको हम सोच के जितना तो ठीक है। मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ कि हमारे डर्रा कब सुधरेगा। हम शहादत को नमन तो करते हैं, शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन स्थितियां जो डिजर्व करता है व्यक्ति वो क्यों नहीं हो पाती है। मैं चलिए पंकज जोशी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं पंकज जी के पास भी जाना चाहूंगा। पंकज जी, जो मेरा सवाल था, अभी ब्रिगेडियर साहब को आपने सुना होगा, सवाल यह है कि आज आपको आरसी चौधरी जी वो हमने फ्रेम में लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है कि जवाबदेही आप लोगों की होती है। जिस अधिकारी ने कुछ किया उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, जो सवाल खड़ा कर रहा है उसकी कोई जवाब नहीं। मॉनिटरिंग की जो बात है, आप लोगों ने नियम बनाए, कायदे बनाए, परिवारों के प्रमोशन के लिए बहुत कुछ करते हो, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, लेकिन कितने लोग जाकर के पूछते हैं, आपके प्रभारी मंत्री जाते हैं, आप लोगों के और भी नेता लोग जाते हैं, आपकी बैठकें होती हैं, कोई पूछता है इस अभियान को लेकर के कि हाँ यार, कम से कम हमारा एक दायित्व तो ये भी होना चाहिए कि जो पूर्व सैनिक परिवार हैं या जो लोग शहादत जिन्होंने दी है देश के लिए, उन परिवारों से भी कोई मिले। कभी कोई हमें कार्यक्रम चलाते हैं, वो याद है आप लोगों में से किसी को कि हाँ उन परिवारों से जाके मिले? सही है, जिस दिन शहादत होती है, उनका फ्यूनरल होता है, उस दिन हम चले जाते हैं, राजकीय मंत्री के साथ भी जाते हैं, राजकीय सम्मान भी करते हैं। कितने लोगों को पूछा जाता है बाद में? अगर पूछा जाता है तो भगवान सिंह जी ने एक व्यक्ति की प्रॉब्लम शेयर की है, सिर्फ एक व्यक्ति की। कितनी प्रॉब्लम्स होंगी ये आती नहीं सर। देखिए, मैं तो बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो आपने पूछा मैं संगठन की दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास में जो है, आप यदि चाहेंगे, मैं आज आपके चैनल से विनम्र शब्दों में कहता हूँ कि हमारे पास पूरा डाटा बैंक भी है और काफी कुछ लोगों से हमारा जो है जीवन संपर्क भी है, बहुत संपर्क है। ये आपको पता चलेगा जब आप इसको देखेंगे, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि कई बार जब हम लोग मिलते हैं इन चीजों के डाटा बैक जाते हैं, तो इसको जो है कई बार जो है राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जाती है कि वो लाभार्थी नहीं है, वो ये नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम उनका जो है डाटा बैंक अलग अलग हिसाब से रखते हैं, लेकिन हमने कहा ना, उन चीजों में हमारे पास सारी चीजें जो है हमारे पास है और बड़े विनम्र शब्दों में। अब जो बात कही, देखिए, भगवान जो उन्होंने जो बात कही, देखिए बात इस चीज के कि आपका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है, आपने देखा कि 2014 के बाद का जो सेंट्रल का ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, आपने कहा कि व्यवस्था से बचा रहता है, ऐसा नहीं। किसी के यहाँ से कोई नॉइस आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है, आवाज आ रही है किसी के यहाँ से, जैसे कोई गाड़ी बैक ले रहा हो, उस टाइप की आवाज आ रही है। जी जी, अब मैं कह रहा हूँ, देखिए आपको कि आपने कहा कि जो सेटअप है जो है, वो सेटअप इसलिए रहता है कि आप जो है उस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को ऐसा बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है ना तो वैसा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बनाए रखना चाहती है। सरकार ने लगातार कहा, जो है 2014 के अंदर आपने देखा हो तो 2 डिपार्टमेंटों के अंदर जो लगातार पिछले सालों से चलता आ रहा था, वहां पर सेक्रेटरी रैंक के लेवल को भी जो है परिवर्तित किया गया, और जो उन लोगों के थे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बेसिकली सेक्रेटरी हैं, उनको जो है उसी फील्ड से लिया गया। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इन चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। जो भगवान जी कहते हैं कि इन चीजों में जो है जिस फील्ड का व्यक्ति है, उस फील्ड के व्यक्ति का जो विशेषज्ञ है उसको आना चाहिए, जिससे कम से कम जो है ये चीजें हों। ये सरकार जो है इसको देख रही है। अब आपने 2 बड़ी बातें जो मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहता हूँ, देखिए क्या है कि जो चीजें हैं, देखिए आज जो चीजें हैं, मैंने आपने कहा ना कि आज गाना सुनना नहीं होता, जयमाला में मैं गाना नहीं सुनता, जयमाला में जब दिखाई दिया जाता है तो आप उस टाइम जब मैं ऑफिस से जाता हूं तो आप उसका जो है एक अंदर का बहाव देखिए कि क्या जो नॉर्मल आदमी है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, उसका बहाव कैसा। चलिए समय कम है सर, समय कम है। कटेवा साहब एक सवाल मेरा सर, एक कटेवा साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा। कटेवा साहब, मेरा सवाल रह गया था आपसे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उनको भी क्या सेना एक बहुत छोटा ऑपरेशन मान के चली थी? अंदाजा नहीं था कि हाँ इतना बड़ा हम लोगों के साथ में युद्ध भी हो सकता है। अभी क्या मेरी आवाज सुन रही है आपको? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, देखिए जो कारगिल की लड़ाई है, वो मैं 30 सेकंड इस जो सवाल आपका है इसका जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, भगवान ब्रिगेडियर साहब ने कितनी सारी चीजें बताई हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं जिनको रीएम्प्लॉयड मिलता है राजस्थान एक्स सर्विसमैन रेक्सको के हिसाब उनसे, वहां उनकी तनख्वाह 11,000 रुपए है। और इसी राजस्थान में जो गार्ड हैं दूसरे, और जो दूसरे स्टेट में जो लोग नौकरी कर रहे हैं हरियाणा में, सबको 20 से 21,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। एक फौजी जो 50,000 40-50,000 रुपए की तनख्वाह लेकर आने के बाद यहाँ ड्यूटी कर रहा है, और उसको 11,000 रुपया उसको तनख्वाह, उसको मासिक तनख्वाह मिल रही है। इस तो ये और हमने कितनी बार कोशिश कर ली है
हर एक सरकार में ये दरख्वास्त दे दी है, और जब ये सरकार आई थी कि हम अभी करेंगे, सिर्फ 1000 रुपया बढ़ाया। ये मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती किसी और एक्स सर्विसमैन की नहीं हो सकती कि उसको 11,000 रुपए में आप दिन भर रख रहे हो। अभी आपका सवाल योगेंद्र जी, कि जो कारगिल की लड़ाई थी, ये बाकी जो 70 और 62, 65 की लड़ाई से इसलिए भिन्न थी कि ये लिमिटेड वॉर था। ये सिर्फ कारगिल के इलाके में ही लड़ाई लड़ी गई, और ये मैं आपको बताऊंगा कि उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वाजपेयी जी, बड़े अच्छे स्टेट्समैन थे। आर्म फोर्सेस चाहते थे कि हमको इजाजत मिले और हम इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़े। मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर के एयर स्ट्राइक करें, उनके जो रीइंफोर्समेंट आने वाले हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, परंतु ये इजाजत नहीं दी गई कि आप एलसी क्रॉस नहीं करेंगे, ये हमारी सीमा में घुसे हैं, हम इनको खदेड़ करके यहीं से भेजेंगे। और उस समय हमको लगता था कि इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, परंतु अभी हाइंडसाइट में मैं आपको बताऊंगा, ये उनका एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन का एग्जांपल दिया था कि उसके कारण कि हमने एलसी क्रॉस नहीं की और उनको खदेड़ गया, ये लिमिटेड वॉर ही रहा। नहीं तो ये पूरा इंडिया और पाकिस्तान का फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता, जो कच्छ से लेकर के साइचिन गलेस्तेर तक लड़ाई में तब्दील हो जाता। तो उन्होंने बोला था, मुझे धैर्य और शौर्य करेंगे सैनिक, और धैर्य से काम लो, ऐसा मत सोचो कि हमको हमारी इजाजत दे दो हमको एलसी क्रॉस करने के लिए। और पूरे दुनिया ने इसकी प्रशंसा की कि इस लिमिटेड वॉर को हमने लिमिटेड वॉर ही रखा और उनको खदेड़ दिया, और पाकिस्तान को अपनी मुंह की खानी पड़ी। जी, ये फर्क था लिमिटेड वॉर का और बाकी फुल फ्लेजेड वॉर का, क्योंकि उस समय की जी समय कम है कटेवा साहब, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो एक बार फिर हम शहादत को नमन करेंगे, शौर्य को सलाम करेंगे। हमारा जो मजमून और मकसद था वो ये है कि हम उन प्रॉब्लम्स को भी लेकर के आ सकें, ताकि जब सुना जाता है तो कितनी तकलीफ होती होगी। कुछ लोग होंगे आगे भी आते हैं कि अच्छा ये सब कुछ हो रहा है, हमें आगे आना चाहिए। तो सिर्फ हमारा जो मकसद है वो यही है कि अगर कहीं पे भी किसी शहीद परिवार को कोई तकलीफ होती है, तो मुझे लगता है कि हमारे हुक्मरानों को इस बात का एहसास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। हमें जरूरत है उन लोगों के आंसू पहुंचने के साथ साथ उनको लंबे समय तक हम ये इस बात का एहसास करा सकें कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। नारों में और कहने से नहीं, उनको एहसास भी होना चाहिए। तब मुझे लगता है कि सही मायने में ये विजय दिवस और उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हम शहादत को नमन कहने लायक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।